बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं ना तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इंतज़ार में हूँ कि स्टूडेंट्स आए ज्वाइन करें। तो बस दो दोस्त आए हैं, अहमद साहब आए हैं और कमाल साहब आए हैं। मैं तकरीबन 5 मिनट 6 मिनट से मैंने लिंक शेयर कर दिया था। तो कल हमारे इधर लाइट नहीं थी, इसलिए मैं नहीं ऑन हो सका। तो ये मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर की है आज के लेक्चर से। ये जो टॉपिक है आगे तकरीबन ये मेजरेबल फंक्शन ही का चलेगा। तो मेजरेबल फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये सारी बातें उसी के ऊपर बेस करती हैं। मेजरेबल फंक्शन जो है वो आप एक फंक्शन कंसीडर कर लें और एक मेजरेबल सेट के ऊपर आपने उसे डिफाइन करना है। एक मेजरेबल सेट से आपने उसकी डोमेन लेनी है और फिर उस फंक्शन के ऊपर हर रियल नंबर के साथ इस इनइक्वालिटी का आंसर निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, इवन के लेस देन इक्वल टू भी हो सकती है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकती है। यानी किसी भी एक इनइक्वालिटी के साथ अगर आपके इस सेट का फंक्शन के लिए जो आंसर है अगर वो मेजरेबल सेट आएगा तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन मेजरेबल है। और ये फिर बात लाजमो मलजूम हो जाती है कि अगर फंक्शन मेजरेबल है तो ये सेट मेजरेबल सेट है, और अगर ये सेट मेजरेबल सेट है तो जिस फंक्शन के लिए ये डिफाइंड है वो फंक्शन मेजरेबल है। ये डेफिनेशन है मेरी यहाँ पे। तो आइए यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने है कि ये हमने पढ़ा था। आज हम करोलरी नंबर 3 पे जाएंगे, मगर इससे पहले ये दोबारा से मैं रिपीट कर दूं इस थ्योरम की स्टेटमेंट को, ताकि हो सकता है कि एमसीक्यूज के हवाले से भी आपको इसकी समझ आ जाए कि अगर कोई फंक्शन मेजरेबल फंक्शन है जिसे एक मेजरेबल सेट के ऊपर डिफाइन है किया गया है, ये सेट डी का मेजरेबल होना जरूरी है, फंक्शन भी मेजरेबल है और ये फंक्शन भी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड है। तो फिर अगर आप अपने इस फंक्शन को डी के एक सबसेट पे रेस्ट्रिक्ट कर दे, ये पीछे आपको डेफिनेशन नजर आएगी कि किसी फंक्शन की रेस्ट्रिक्शन से क्या मुराद है। तो किसी मेजरेबल फंक्शन की जो रेस्ट्रिक्शन है वो भी मेजरेबल होती है, बशर्ते कि वो जो आपने रेस्ट्रिक्शन लगाई है वो एक उस असल डोमेन का मदर सेट का एक मेजरेबल सबसेट हो। तो किसी भी मेजरेबल फंक्शन की जो रेस्ट्रिक्शन है वो भी मेजरेबल होती है। इस थ्योरम का ये मतलब है। इस कोरोलरी पे आइएगा, ये क्या कहती है कि कहता है कि आपके सामने डी और ई दो मेजरेबल सेट्स हैं। एफ एक फंक्शन है जिसकी डोमेन डी और ई का यूनियन है। देन एफ इज मेजरेबल if and only if its restriction to D and E are measurable। आपको पता है कि if and only if का मतलब क्या होता है। यूं समझ लें कि आपको जो फंक्शन डिफाइन करके दिया है उसकी डोमेन में E भी आता है, E भी आता है और दूसरी तरफ है आपका R बार। ये आपका फंक्शन है। R बार का मतलब भाई मेरे एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड नंबर्स हैं, यानी रियल नंबर सारे आएंगे इसके अंदर और फिर जनाब इसके अंदर इन्फिनिटी भी आएगा
और इसके अंदर जनाब माइनस इन्फिनिटी भी आएगा। आमतौर पे जो आर होता है, जो रियल नंबर्स का सेट होता है, उसके अंदर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान वाले सारे नंबर तो लिए जाते हैं रैशनल और इरेशनल, जबकि इन इन्फिनिटी वैल्यूज को कंसीडर नहीं किया जाता। एक्सटेंडेड रियल वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन ये इस तरह से आमतौर पे आपको नजर आएगी। तो वो कहता है कि ये जो एफ फंक्शन है जिसको डी और ई के यूनियन की डोमेन पे डिफाइंड किया गया है, ये मेजरेबल होगा बशर्ते के अगर उसकी रेस्ट्रिक्शन डी और ई पर मेजरेबल हो। तो ये दो तरफा क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट बड़ा सिंपल है कि आप फर्ज कर लें कि रेस्ट्रिक्शन जो है डी और ई की एफ के लिए वो मेजरेबल है। मैंने साबित ये करना है कि फिर उनका उस फंक्शन का जो उन दोनों डी और ई के यूनियन पे जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो भी मेजरेबल है। तो अगर एफ की रेस्ट्रिक्शन डी के लिए और एफ की रेस्ट्रिक्शन ई के लिए अगर ये मेजरेबल है तो इसका मतलब क्या है? तो इन दोनों का मतलब ये है कि ये सेट डी के लिए और ये सेट ई के लिए ये दोनों मेजरेबल सेट्स हैं। अगली लाइन बड़ी आसान है कि आप अब उस फंक्शन को डी और ई के यूनियन पे आप अटका लें। दूसरी तरफ इंडिविजुअल है डी और ई का यूनियन, तो चूंकि ये दोनों सेट जो हैं ये मेजरेबल सेट हैं, आपने अज्यूम किया हुआ है, तो दो मेजरेबल सेट का यूनियन भी मेजरेबल होता है, इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होता है, दो मेजरेबल सेट्स का डिफरेंस भी मेजरेबल होता है, दो मेजरेबल सेट्स का जो है वो अगर आप उनका अलग-अलग कंप्लीमेंट भी लेंगे तो वो भी मेजरेबल होगा। तो अगर ये मेरी राइट साइड मेजरेबल है तो फिर इसकी जो लेफ्ट साइड है वो भी मेजरेबल होगी, और ये मेरे सवाल का पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये आगे वही लिखा हुआ है। अब उल्टा है, कन्वर्सली, कि फर्ज करें कि मेरा एफ जो है वो डी यूनियन ई पे मेजरेबल है, तो आपने साबित ये करना है कि फिर एफ की जो रेस्ट्रिक्शन है डी पे और ई पे वो भी मेजरेबल है। तो ये चीज साबित करना कौन सा मुश्किल है, या इसके ऊपर कौन सा हमने नई बात करनी है? बिल्कुल इससे पीछे वाले थ्योरम पे चले जाएं। ये इसने हवाला भी दिया है कि जो पीछे वाला थ्योरम है वो यही कहता है कि किसी मेजरेबल फंक्शन की जो रेस्ट्रिक्शन है वो भी मेजरेबल होती है। तो फिर डी और ई पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो मेजरेबल है। बात मुकम्मल हो गई। आइए आगे वाला थ्योरम करते हैं। ये उसी जो है मेजरेबल फंक्शन की कड़ी है। आगे भी कहता है, आप पढ़िएगा कि एफ आपके पास एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है एक मेजरेबल डोमेन पे। तो वो कहता है कि वो फंक्शन मेजरेबल होगा इफ एंड ओनली इफ दिस फंक्शन जी एक्स इज मेजरेबल। अब यहाँ एक फंक्शन एफ को कंडीशनली जोड़ दिया गया है एक दूसरे फंक्शन के साथ कि अगर एफ मेजरेबल होगा तो जी मेजरेबल होगा, और अगर जी मेजरेबल होगा तो एफ मेजरेबल होगा। तो ये क्या मतलब है? जी कैसा फंक्शन है? तो वो आपके सामने लिखा है कि जी एक्स फंक्शन जो है वो एफ एक्स के बराबर है अगर आपने एक्स डी से लिया है, और वो 0 के बराबर है अगर आपने एक्स डी से नहीं लिया बल्कि आपने एक्स डी के कंप्लीमेंट से लिया है। डी से नहीं लिया तो मतलब उसके कंप्लीमेंट से लिया है। तो अगर फर्ज कर लें लेट एफ बी अ मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन डी, तो आपने साबित करना है कि जी भी मेजरेबल है। तो देखिए जी, बड़ी आसान बात है। मैंने फर्ज कर लिया है कि पहला हिस्सा दुरुस्त है, मैंने ये जी एक्स को साबित करना है कि ये मेजरेबल है। अब जी एक्स जो है वो पीस वाइज लिखा गया है, यानी वो दो हिस्सों में है। अगर आप वक्ती तौर पे जी एक्स को एफ एक्स के बराबर फर्ज कर लें
कि आपने एक्स डी से लिया है और जी एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो फिर ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगा कि जी मेजरेबल है, क्योंकि एफ मेजरेबल है तो जिसके बराबर उसे लिखा गया है वो भी मेजरेबल होगा। एफ इज मेजरेबल ऑन डी, सो जी इज मेजरेबल ऑन डी। अगर एक्स डी से नहीं लिया गया तो जी एक्स किसके बराबर होगा? जी एक्स सिर्फ 0 के बराबर होगा। जी एक्स अगर 0 के बराबर है तो मेरे भाई हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। आपके जहन में शायद ये बात होगी, हमने तकरीबन 4-5 पेजेस पीछे ये देखा था कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो मेजरेबल होता है। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज मेजरेबल। अगर आपको ये बात समझ में नहीं है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स और वो कांस्टेंट है, यानी वो सी के बराबर है। अब आपकी मर्जी है कि आप सी क्या लेना चाहते हैं, जो मर्जी ले लें। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि अगर मैं इस फंक्शन को किसी मेजरेबल सेट बी पे डिफाइंड करूं और इस फंक्शन के लिए इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालूं और ये अल्फा जो है ये हर रियल नंबर की रिप्रेजेंटेशन करता है, तो फिर इस सेट का आंसर क्या होगा? जबकि मेरे पास ये जो फंक्शन है ये एक कांस्टेंट फंक्शन, यानी अगर मैं एफ एक्स की बजाय सी लिख दूं कि सी इज ग्रेटर देन अल्फा, अ कांस्टेंट फंक्शन, तो अब इस सेट का आंसर मैंने देखना है कि क्या आएगा। और मेरा जहन ये काम करता है कि इसका आंसर मेजरेबल सेट की सूरत में आना चाहिए, तो मैं इसके 2 हिस्सों में आंसर लिखूंगा। देखें जी, अगर तो अल्फा सी से छोटा है, यानी ऐसे रियल नंबर आप चुने, आप ऐसे रियल नंबर कंसीडर करें जो सी से छोटे हैं, तो फिर मेरे भाई ये इनइक्वालिटी सदाबहार होगी और फॉर एवर होल्ड करेगी। जाहिर बात है, जब आपने अल्फा की कीमत सी से छोटी लेनी है, यानी आपके पास सी की कीमत है 3 और आप अल्फा की कीमत जो है वो 3 से छोटी लेंगे, तो ये तो मैथमेटिक्स की एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है कि 3 हमेशा 2 से बड़ा होता है, तो उस सूरत में पूरा डी आ जाएगा, सारे के सारे डी के वैल्यूज आएंगी। और अगर मैं ये कहूं कि मेरा अल्फा जो है वो सी की हर वैल्यू से बड़ा है, तो उस सूरत में अगर मैं इस इनइक्वालिटी का सलूशन निकालूं, मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई ऐसा नंबर बताइए जो 3 से बड़ा हो, यानी मुझे ये बताइए कि ये इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगी। मैंने सी 5 लिया है, मैंने अल्फा 5 लिया है और सी की कीमत 3 है, तो इस इनइक्वालिटी के बारे में बताइए कि ये क्या है। अगर मैं अल्फा की कीमत सी की कीमत से अगर बड़ी लेता हूं या बराबर भी ले लूं, तो मुझे यहां इस सेट का कोई सलूशन नजर नहीं आता सिवाय खाली सेट के। तो इस कांस्टेंट फंक्शन के लिए ये जो मैंने सेट डिफाइन किया है, इस सेट का जो आंसर आया है, ऑप्शन में 2 आंसर आए हैं, एक पूरा डी और एक दफा फाई आया। तमाम रियल नंबर्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, सारे नेगेटिव नंबर यहाँ आ गए और सी से छोटे यहाँ आ गए और सी से बड़े यहाँ आ गए। एक दफा आंसर डी आता है, एक दफा फाई आता है। डी को हमारी डेफिनेशन के अंदर लिखा गया है कि डी एक मेजरेबल सेट है, और फाई के बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि खाली सेट हमेशा जो है वो मेजरेबल सेट होता है। खाली सेट मेजरेबल सेट होता है, फाइनाइट सेट मेजरेबल सेट होते हैं, सिंगलटन सेट मेजरेबल सेट होते हैं, काउंटेबल सेट भी मेजरेबल सेट होते हैं। तो
इस कांस्टेंट फंक्शन के लिए जो रिजल्ट्स आए हैं वो सारे के सारे मेजरेबल है। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि ये जो मेरा कांस्टेंट फंक्शन है ये एक मेजरेबल फंक्शन है। इसी बेस पे मैंने यहाँ पे ये बात की है कि ये जो g(x = 0 है ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन जब भी किसी डोमेन मेजरेबल पे डिफाइन होगा तो वो मेजरेबल होगा। लो जी, ये बात पहली मुकम्मल होगी। इसका कन्वर्स देखें कि फर्ज करें कि g(x) मेजरेबल है, g(x) मेजरेबल है और g(x) की जो डोमेन है d भी है और d नहीं भी है। d नहीं का मतलब है कि कंप्लीमेंट। तो जरा मैं इसको सेपरेटली आपको बता देता हूं। यानी कि मेरे पास जो g फंक्शन है उसे डिफाइन किया गया है d पर भी और d के कंप्लीमेंट पे भी। तो जनाब अगर आप इसको रिजेक्ट कर दें थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़ दें, आप सिर्फ इतने हिस्से को ले लें, अपने g(x) को रेस्ट्रिक्शन दे दें सिर्फ d के लिए कि जनाब मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है जो g की रेस्ट्रिक्शन है d पर। तो चूंकि g मेजरेबल फंक्शन है तो जो उसकी मैंने रिस्ट्रिक्शन ली है, ये हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था कि किसी मेजरेबल फंक्शन की जो रेस्ट्रिक्शन होती है वो भी मेजरेबल होती है। तो फैसला हो गया कि जो f है वो g की रेस्ट्रिक्शन है d के लिए। तो g की रेस्ट्रिक्शन जो है, किसी मेजरेबल फंक्शन की रेस्ट्रिक्शन जो है वो भी मेजरेबल होती है। लिहाजा बात यहां पे मुकम्मल हो जाएगी। अगला थ्योरम देखिएगा, पांचवा। ये थोड़ा सा लंबा थ्योरम है, इसमें बहुत सी बातों का जिक्र उसने इकट्ठा कर दिया, वो मैं सारी बातें आपके सामने रखता हूं। कहता है जी कि आपके पास एक फंक्शन है f, वो एक्सटेंडेड रियल वैलिड फंक्शन है और उसकी डोमेन मेजरेबल सेट है और उसकी डोमेन में d है, उसकी डोमेन में d1 है और उसकी डोमेन में d2 है। यानी जो f की डोमेन है वो d यूनियन d1 यूनियन d2 है। तो मैं क्या करूं? कहता है आप ये करो कि साबित करो कि f मेजरेबल फंक्शन है अगर d1 और d2 जो है वो मेजरेबल है, और फिर ये साबित करो कि जो f है वो उसकी जो रेस्ट्रिक्शन है d - d1 यूनियन d2 पे वो भी मेजरेबल है। यानी एक तरफ सिर्फ इतना जुमला है कि f मेजरेबल साबित करें, ये वाला जुमला है, और दूसरी तरफ ये तीन बातें हैं कि साबित करे कि अगर f मेजरेबल है तो फिर d1 भी मेजरेबल है, d2 भी मेजरेबल है, और फिर f की जो रेस्ट्रिक्शन है वो भी मेजरेबल है। तो मेरे भाइयों आइए मैं पहला हिस्सा फर्ज कर लेता हूं कि f मेजरेबल है और बाकी तीनों के लिए जाऊंगा। ये जो d1 है ये जरा नोट कीजिएगा ये क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात आपके सामने रखी थी कि अगर g(x) फंक्शन सिर्फ 0 के बराबर हो, 0 के बराबर, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। और जब किसी कांस्टेंट फंक्शन को किसी मेजरेबल डोमेन के ऊपर डिफाइन करते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन जो है
वो हमेशा मेजरेबल होता है। तो मेरे भाई एक तो तरीका इन्होंने ये अपनाया है, ये भी हम देखते हैं। एक मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर आपके सामने एफ एक्स लिखा है जस्ट इक्वल टू इंफिनिटी, यानी वो कहता है कि इस D1 में डी के वो वैल्यूज, वो एक्स की वो वैल्यूज कंसीडर की गई हैं जिस पे फंक्शन की वैल्यू जस्ट इंफिनिटी आए। ये सेट जो है डी की ऐसी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है जहां पे फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी आती है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू जो इंफिनिटी है मेरे भाई, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन। तो जो कांस्टेंट फंक्शन है वो तो मेजरेबल होता है। तो आप चाहे यहां पे ये आइडिया इस्तेमाल करके लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन is constant function defined on a measurable set, so this set, this function is measurable and this set is measurable set। तो D1 भी measurable। और जब दूसरी दफा आप D से ऐसी वैल्यूज ले जहां मेरे इस फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो, माइनस इन्फिनिटी हो, तो माइनस इन्फिनिटी के बराबर किसी फंक्शन का आंसर आना, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और कांस्टेंट फंक्शन जो है वो मेजरेबल होता है, और फिर ये सेट जो है वो मेजरेबल होगा। तो अगर ये आइडिया आप यहाँ पे लगाना चाहे लगा लें कि ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन मेजरेबल फंक्शन होता है, लिहाजा ये दोनों सेट मेजरेबल है, लिहाजा D1 और D2 दो मेजरेबल सेट है। और जब आपको कहा जाए कि दो सेट मेजरेबल हैं तो उनका यूनियन भी मेजरेबल होता है, क्योंकि D भी एक मेजरेबल सेट है, तो D का इन दोनों से जो डिफरेंस है वो भी मेजरेबल होगा। ये जुमले यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब दूसरी बात ये मैं ये साबित करूंगा, ये आखिरी वाली, कि जनाब जो आपने फंक्शन कंसीडर किया है, जो आपने फंक्शन लिया है f, वो D1 और D2 पे डिफाइंड है, और f के बारे में मैंने कहा कि वो मेजरेबल है। अगर मैं अपने इस फंक्शन f को रेस्ट्रिक्शन दे दूं सिर्फ इतने हिस्से पे, D माइनस D1 यूनियन D2, तो ये रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो जब मैं f को रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा इस हिस्से पे कि मैं D1 D2 का यूनियन भी निकाल दूं और इनके वो एलिमेंट जो D के साथ कॉमन है वो भी निकाल दूं, ये रेस्ट्रिक्शन होगी। और किसी मेजरेबल फंक्शन की जो रेस्ट्रिक्शन है किसी मेजरेबल डोमेन पे, वो भी मेजरेबल होती है। यही बात यहाँ पे लिखी है और यही मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा सिंस द रेस्ट्रिक्शन ऑफ मेजरेबल फंक्शन, यहां से इज मेजरेबल, सो ये मेजरेबल हो जाएगी। अगर आपको ये मेरा आइडिया पसंद नहीं आया कि ये फंक्शन कांस्टेंट है और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा मेजरेबल है, अगर ये आपको पसंद नहीं आया तो कुछ पेजेस पीछे इस सेट को इस सेट के बराबर साबित किया गया है और इस सेट को इस सेट के बराबर साबित किया गया है। ये तकरीबन 6-7 पेजेस पीछे जाएंगे ना, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा कि वो ये कहता है कि हम इस सिंगल सेट को साबित कर सकते हैं एज अ इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज ग्रेटर देन एन। क्या मतलब, देखिएगा, आप कहते हो कि मेरे पास ये एक रियल लाइन है जिसके ऊपर मैंने एक नंबर सिलेक्ट किया है n। ये n जो है ये कोई भी रियल नंबर है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये n 10 है और मैं कहता हूं कि आप 10 से बड़े नंबरों का सेट ले लें। फिर मैं कहता हूं नहीं यार, इसको बड़ा करो, यानी इसको बढ़ाओ, सॉरी इससे छोटा करो, n जो है छोटा करो।
ये एफ एक्स जो है वो एन से बड़ा है, यानी इससे छोटा ले लो, ये 7 ले लो, इससे और जो है छोटा ले लो, छोटे करते चले जाओ, यहां एक नंबर है इन्फिनिटी, यानी इस इंटरवल को छोटा करते 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 आप इन्फिनिटी के ऊपर चले जाओ, और फिर इन तमाम सेट्स का आप इंटरसेक्शन ले लो, तो क्या आएगा, सिर्फ इन्फिनिटी के बराबर आएगा। आप कहते हो कि मैंने जनाब यहां ऐसे फंक्शंस, ऐसी वैल्यूज का सेट लिया है जो n से बड़े हैं, और n ले लिया 10, फिर मैं कहता हूं नहीं जी मैंने 7 से बड़े लेने हैं, फिर मैं कहता हूं नहीं जी मैंने 5 से बड़े लेने हैं। इस तरीके से आप करते चले जाएंगे तो ये रिड्यूस होके इन्फिनिटी तक चला, इन्फिनिटी अकेला रह जाएगा, और इन सब का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। यानी आप पहले 5 लेते हैं, फिर 7 लेते हैं, फिर 10 लेते हैं, फिर चाहे और बढ़ा ले और ले लें, इन सब का इंटरसेक्शन लें तो वो इन्फिनिटी के बराबर है। तो अगर आप इस तरीके से भी करेंगे तो भी ये एफ एक्स एक मेजरेबल फंक्शन है, ये सेट एक मेजरेबल सेट है, लिहाजा मेजरेबल सेट का काउंटेबल इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होगा। जब आप इसका रिवर्स करते हैं, रिवर्स ये है कि D1 भी मेजरेबल है, D2 भी मेजरेबल है, और रेस्ट्रिक्शन भी मेजरेबल है, तो हमने F को मेजरेबल साबित करना है। तो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। अगले अगले पेज पे देखिएगा, आपने उस फंक्शन को D पे डिफाइन किया है, दूसरी तरफ क्या किया, आपने उस D के टुकड़े किए हैं, ये इस D के टुकड़े किए हैं, यानी क्या मतलब, आपने लिखा है D माइनस D1 यूनियन D2, एक टुकड़ा ये लिया है, फिर एक टुकड़ा लिया है D1 का, और फिर एक टुकड़ा लिया है D2 का, यानी D के 3 टुकड़े किए हैं। D में से पहले निकाला है D1 यूनियन D2, और उसके बाद फिर उन्हीं का जो निकाले थे उनका दोबारा से उसके साथ यूनियन ले लिया, और ये सारे के सारे मेजरेबल सेट हैं, और इनका यूनियन भी मेजरेबल है, और जिसके ये बराबर है वो भी फिर मेजरेबल होगा, जैसा कि उसने इल्फाज के अंदर नीचे लिखा हुआ है। अगला थ्योरम देखें, ये भी बड़ा जबरदस्त है, छोटा सा थ्योरम है, पेपर में आता है, आपके पेपर में शॉर्ट आंसर में आया हुआ है, और समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 लाइनों का है। कहता है कि एक एक्सटेंडेड रियल वैलिड फंक्शन है, यहां उसे f लिखना चाहिए था, आसान लिखा हुआ है, एक एक्सटेंडेड रियल वैलिड फंक्शन है जिसे एक सेट पे डिफाइन किया गया है, और उस सेट का जो मेजर है वो 0 है, तो साबित करें कि फिर वो फंक्शन भी मेजरेबल होगा। अगर किसी फंक्शन को एक ऐसे सेट के ऊपर डिफाइन किया गया है जिसका मेजर 0 है, तो फिर आपको वो सारा अमल करने की जरूरत नहीं है, फिर आप कहेंगे मेरा वो फंक्शन जो है वो मेजरेबल फंक्शन है। देखिए, आपने ये सेट कंसीडर किया है, ये वाला, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि ये जो सेट है ये मेजरेबल सेट है। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि मैंने ये सेट डिफाइन किया है, मैंने ये सेट डिफाइन किया है कि मैंने इस सेट में इस फंक्शन के लिहाज से वो वैल्यूज लेनी है जो मेरे इस इनइक्वालिटी का सलूशन है। तो इस इनइक्वालिटी का सलूशन का मतलब है कि इस इनइक्वालिटी में d की तमाम वैल्यूज भी आ सकती हैं, d की कुछ वैल्यूज भी आ सकती हैं। ये कंफर्म नहीं है कि इस सेट में हमेशा d सारा आएगा, हो सकता है कि d का कुछ पोर्शन आए। तो अगर हम उसका नाम D1 रख लें तो वो जो D1 है
वो डी का सबसेट होगा या ज्यादा से ज्यादा डी के बराबर होगा। तो वो ये कहता है कि जनाब ये जो डी है अगर इसका मैयर 0 हो तो साबित करें फंक्शन फिर मैयरेबल होगा। अगर D1 जो कि मैंने ये सेट कंसीडर किया है, अगर आप देखें तो मैंने इसे कहा है कि ये डी का सबसेट है, जबकि डी का मैयर क्या है 0 है। अगर D1 डी का सबसेट है तो मोनोटोनिक प्रॉपर्टी के तहत D1 का मैयर डी से छोटा होगा, और चूंकि डी का मैयर 0 है तो फिर D1 का मैयर 0 से छोटा होगा। जबकि हमने पढ़ा है कि जो आउटर मैयर होता है या लबीग आउटर मैयर होता है या जस्ट मैयर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लिहाजा यहां से आप ये कहेंगे कि एक ही पॉसिबिलिटी है कि D1 का मैयर क्या है 0 है। तो ये जो आपने D1 सेट लिया है जो इस सेट को रिप्रेजेंट करता है जो कि डी का सबसेट है, उस डी का मैयर 0 था तो D1 का मैयर भी 0 हो गया। तो याद रखिएगा जिस सेट का मैयर 0 होता है वो मैयरेबल होता है, जिस सेट का मैयर 0 हो वो मैयरेबल सेट होता है। तो लिहाजा D1 का मैयर 0 है, लिहाजा D1 मैयरेबल सेट है। और अगर D1 मैयरेबल सेट है तो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला जो फंक्शन है वो मैयरेबल है। तो ये आज के लिए मैं आपके सामने रखता हूं, बाकी आगे जो है वो इंशाल्लाह ताला कल, और तकरीबन जो आगे जितना भी है वो हम इंशाल्लाह ताला एक ही लेक्चर में कल खत्म कर देंगे। अगर मुझे कल थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी निकालना पड़ा तो मैं दूंगा, ताकि आगे जो तकरीबन 6-7 पेजेस हैं वो हम कल एक ही लेक्चर के अंदर खत्म कर दें। अगर आपने कोई बात पूछनी है मेरे भाई तो पूछ लें, क्योंकि अब 2-3 मिनट रह गए हैं लेक्चर में। अगर कोई मेरे दोस्तों ने बात पूछनी है तो पूछ लें। जी नहीं पूछनी, चले शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।